Hello everyone, this is me Divya Narang and welcome to my YouTube channel. So let's continue with our Indian Polity course. लास्ट लेसन में हमने स्टार्ट करा था अपना चैप्टर सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, हमने लास्ट लेसन देख लिया है. जिसने नहीं देखा हो एक बार प्लीज़ मेरा प्रीवियस लेसन ज़रूर से एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे. सो लास्ट लेसन में वी डिस्कस कि आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 हमारा पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं. सेकेंडली वी स्टडीड कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बट इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ जुडिशरी. क्लियर. एंड हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी थी. क्वालिफिकेशन पढ़ा था, टेन्योर पढ़ा था, उससे रिलेटेड कितने जजेस हैं, उसके 3 जज केसेस, हम लोग ने ये सारी चीज़ें लास्ट लेसन में पढ़ ली थी. ठीक है, हम लोग ने लास्ट जब एक टॉपिक पढ़ा था वो था कि हमारा रिमूवल ऑफ द जजेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. अब इसी को कंटिन्यू करते हैं. इससे रिलेटेड हमारे क्या चीज़ें हैं वो हम बिगिन करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड. सो लास्ट लेसन में जब हमने देखा था कि जजेस हमारे रिमूव हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे प्रोसेस है एक जजेस इंक्वायरी एक्ट का. ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में आया था और इसमें डिस्कस किया गया है कि जो जजेस का रिमूवल प्रोसेस है वो कैसे होगा. सो द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस इज बीन डिस्कस्ड इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. इसमें अब होता क्या है, इसमें पहले एक हम साइन करवाते हैं मेंबर्स से. ठीक, क्लियर इतना. यहाँ पे हम 100 मेंबर्स लोकसभा से, 50 मेंबर्स राज्यसभा से हम उनका साइन करवाते हैं, जिससे कि जो प्रोसेस है रिमूवल का वो हम बिगिन अप कर पाएँ. क्लियर एवरीबॉडी. अब यहाँ पे जो हमारा ये जो साइन होता है इसका लोकसभा में जो होता है वो स्पीकर को गिवन होता है. राज्यसभा में ये चीज़ चेयरमैन के पास होती है. ठीक, इट इज़ साइन बाय 100 मेंबर्स इन द लोकसभा, 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा एंड इट इज़ गिवन टू द स्पीकर और द चेयरमैन. सो स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा. उसके बाद ये आगे गया, यहाँ पे या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो ये रिजेक्ट होगा, 2 केसेस होंगे. उसके बाद इसका जो अगर ये एक्सेप्ट होता है उसके बाद ये जाता है 3 मेंबर कमेटी के पास. कहाँ जाएगा ये? 3 मेंबर कमेटी के पास जाएगा. इन 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन लोग इंक्लूडेड है? फर्स्ट वन इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. थर्ड वन इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. तो इन 3 कमिटीज़ के बाद वो जाता है, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कि येस कि ये गिल्टी है या नहीं है, इसका रिमूवल होना है कि नहीं होना है ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर एंड मिसकंडक्ट. ठीक है, उसके बाद अगर वो गिल्टी माना गया देन इट इज़ बीइंग पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ द हाउसेस. ठीक, और अगर वो गिल्टी हुआ वहाँ पे वो रिमूव कर दिया जाएगा. इट विल बी पास्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ द हाउसेस एंड देन ही विल बी रिमूव. लेकिन आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है किसी जज का रिमूवल हुआ हो. यस, केसेस उठाए गए हैं, ये सिग्नेचर्स वगैरह हुए हैं, बट अभी तक रिमूवल प्रोसेस नहीं हुआ है. क्लियर. सो ये बेसिक सी चीज़ें थी रिमूवल से रिलेटेड. दैट इज़ योर जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. क्लियर. अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. दैट इज़ योर एक्टिंग चीफ जस्टिस. नाम से समझ में आ रहा है एक्टिंग मतलब यहाँ पे क्या हुआ. एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये हुआ, अब जैसे हमारे लाइक रियल लाइफ में वी हैव पुलिस, बट मूवीज़ में जब उसकी एक्टिंग होती है तो अजय देवगन वो सिंघम बन रहे हैं. सो वो क्या होता है, एक्टिंग हो रही है. इसी तरीके से अगर हम अब समझे, चीफ जस्टिस हमने ऑलरेडी थे, हमारे पास जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के वो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, लेकिन बाई चांस अगर वो अवेलेबल नहीं है, सीट वेकेंट है या एनी रीज़न, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक्टिंग चीफ जस्टिस की. क्लियर. वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक्टिंग चीफ जस्टिस की. ठीक, ये बात हो गई. यहाँ पे अब क्या होता है, जस्ट अ मिनट. हाँ, सो एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब जैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था. सेम यहाँ पे भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे.
क्लियर। अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता कब है, ठीक। पहला केस जब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस अगर वेकेंट है, अगर वहाँ पे कोई नहीं है, वेकेंट है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर टेम्परली एब्सेंट है, अगर वो बंदा एब्सेंट चल रहा है ड्यू टू इलनेस या एनीथिंग जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं आ पा रहे, तो उनकी सीट खाली पड़ी हुई है। देन उसके अलावा अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपनी ड्यूटीज़ ऑफिस उस अगर ये केसेस हो रहे हैं या रिमूवल हो गया या एब्सेंट है, सीट वेकेंट है किसी भी वजह से, देन हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक कि वो सीट वेकेंट है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई एक्टिंग चीफ जस्टिस। एवरीबडी क्लियर विद दिस? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगली बात आती है हमारी प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट क्या है। ठीक, अब प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ये वाला आप अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, सो द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है प्रेसिडेंट के अप्रूवल लेकर दे कैन प्रैक्टिस, दे कैन मेक लॉज, रेगुलेट देम, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट को बना सकते हैं। So first one is your Supreme Court with the approval of the President can make the rules for regulating practice and the procedure of the court. Clear? ये एक बात हो गई। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 यहाँ पर क्या कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या रेफरेंसेस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 वो एक बेंच के थ्रू डिसाइड की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, वहाँ पे हम कोई भी तरीके के राइट्स या जो भी केसेस हम लेकर जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट नहीं जाकर, मतलब वहाँ पे हम एक तरीके से पिटीशन साइन करवाते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसमें एक इंटरप्रिटेशन वगैरह की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही हमारा सुप्रीम कोर्ट तक आगे जाता है। सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है या रेफरेंसेस हैं वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए पिटीशन और वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वो एक बेंच के थ्रू ये डिसाइड किया जाता है विच इज़ बीन मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 143। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें हमारे एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए जो कि पूरा इंटरप्रिटेशन करें और ये सारी चीज़ों को देखें। ठीक, लेकिन अगर हमारे अदर केसेस हैं दे आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय अ बेंच, बट उसमें हमें 3 जजेस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो अगर कोई नॉर्मल केसेस हैं, हमारे कोई नॉर्मल केसेस से रिलेटेड बात है तो वहाँ पे हमारे 3 जजेस चाहिए होंगे। अगर हमारे आर्टिकल 143 से रिलेटेड जैसे हमने अभी डिस्कस करा, मींस मतलब हमारे रेस्ट जितने केसेस होंगे वहाँ पे 3 जजेस का रिक्वायरमेंट हो। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 143 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर हमें 5 जजेस का रिक्वायरमेंट रहता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। क्लियर? और सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेंच के थ्रू अगर डिसाइड हो रहा है तो जो मेजॉरिटी का फाइनल कंक्लूजन होगा, रिजल्ट होगा, वही हमारा जीतेगा। सो है मेजॉरिटी विंस और उनकी ही बात मानी जाएगी। क्लियर एवरीबॉडी? ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के पास एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम को डिसाइड करने पे। इसको एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना गया है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिपेंडेंस होना, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ प्रेशर या फिर किसी की जो ड्यूटीज़ परफॉर्म हो रही है किसी को फेवर ना दिया जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं टू सेफगार्ड एंड इंश्योर कि इंडिपेंडेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग हो रही है। सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट इज़ योर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। एज वी नो कि जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट का उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, विच मीन्स बाय द मीन्स साथ में कंसल्टेशन होता है जुडिशरी के मेंबर्स के साथ। सो दैट इज़ अनदर थिंग, बट जो मेन जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है और वो किसी भी तरीके से लाइक
फेवर रिटर्न करने के चक्कर में या कुछ इस तरीके से अपॉइंट नहीं किया जाता. सो द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो होता है एकदम सही तरीके से मेंटेन किया जाता है. सेकेंड इज योर सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर. यहाँ पे जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास एक सिक्योरिटी है उनके टेन्योर की. उनको ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता है. ओनली जो कुछ ग्राउंड्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उसके अलावा अगर उसको ना सही से अगर वो परफॉर्म करें उसके बाद होता है तब रिमूव कर सकते हैं. बट वैसे उनको इतनी जल्दी ऐसे रिमूव नहीं किया जाता है. ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे किसी भी तरीके का प्लेजर नहीं रिटर्न किया जाता, फेवर नहीं दिया जाता. तो और साथ ही साथ उनके पास एक सिक्योरिटी भी रहती है. देन कम्स योर फिक्स्ड सर्विस कंडीशन. जितनी भी सैलरी है, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन ऑफ द जजेस जो भी है, ये टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है. कौन करता है? पार्लियामेंट करता है. उनको किसी भी तरीके का डिसएडवांटेज नहीं दिया जाता. एक्सेप्शन इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास एक फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं. नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ द ऑफिस. क्लियर. देन कम्स योर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड. जो भी सैलरी, अलाउंसेस या पेंशन जो भी सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया. ठीक है. तो दैट मीन्स उनको अगेन डिसएडवांटेज नहीं दिया जाता, कोई सैलरी या अलाउंसेस नहीं काटे जाते हैं. ओके. देन द कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड. ठीक है. येस, एक्सेप्शन अगेन इसमें ये है कि जब कुछ इम्पीचमेंट लॉ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तब वहाँ पे कुछ डिस्कशन रख सकता है बाय पार्लियामेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई डिस्कशन प्रोहिबिट किया जाता है. Clear. Then ban on the practice after retirement means यहाँ पे द रिटायर्ड जजेस जो भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट ऑन बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स. ठीक है. यहाँ पे ये जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो टर्म यूज़ हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो देयर इज़ अ बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. यहाँ पे इसका ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का फेवर नहीं दिया जाए किसी को इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर. आपको लगे कि आप अभी हेल्प कर रहे हो, रिटायरमेंट के बाद वो हेल्प करे तो नो. तो यहाँ पे ऐसा फेवर रिटर्न करने वाला कुछ नहीं है. आपने किया फेवर, आपका था, बट बाद में उम्मीद नहीं रखी और यहाँ किसी तरीके का फेवर भी नहीं चलता है. एंड बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये प्रैक्टिस जो है बैंड है. क्लियर. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. सुप्रीम कोर्ट जो होता है पनिश कर सकता है एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. दस जितने भी एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, वो क्रिटिसाइज या अपोज नहीं किए जा सकते हैं और हमें इसको मानना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर. क्लियर एवरीबॉडी. देन फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स और सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिना किसी इंटरफेरेंस के एग्जीक्यूटिव से. ठीक है. ये बात हो गई. जुरिस्डिक्शन को हम कर्टेल नहीं कर सकते. पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं होता कि वो कर्टेल करे जुरिस्डिक्शन और उनके पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स. तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है इसका जुरिस्डिक्शन वगैरह. ये बेसिक चीज़ें हैं कि आपको बुक में पूरा मिल जाएगा. एंड लास्ट इज योर सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट करा है स्टेट को कि टू टेक द स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज. ठीक है. ये बेसिक चीज़ थी जो हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी. बस ये याद रखिएगा. बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट में कॉन्सेप्ट है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट जो होती है यहाँ पे मेंटेन करनी रहती है अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर. क्लियर एवरीबॉडी. तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. क्लियर एवरीबॉडी. चलिए लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. So the rest topics will be covered in the upcoming lesson. ठीक है. We are stopping this lesson here itself and नया वीडियो जब आएगा हम बाकी के जो कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में प्रॉपर तरीके से डील अप
करेंगे. So till that time, keep learning, keep watching, and have a very wonderful day ahead and stay at home. Thank you. We'll meet you in the next lesson. Bye bye.